हेलो दोस्तों, आप सभी का भारतीय न्याय संहिता के एमसीक्यू सीरीज के 5th वीडियो में स्वागत है। आई होप आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया ये कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे मुझे न्यू वीडियोस आपके लिए बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बीएनएस का फुल फॉर्म भारतीय न्याय संहिता, एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023, नंबर ऑफ सेक्शन 358, वहीं चैप्टर्स 20 हैं। वहीं इसे जिस समिति के द्वारा लाया गया था वो था आपकी स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर। वहीं सबसे पहले जहां लागू हुआ था, पास हुआ था, वो था आपका लोकसभा 20 दिसंबर 2023 को, राज्यसभा में पास हुआ 21 दिसंबर 2023 को और राष्ट्रपति की इसे सहमति मिली 25 दिसंबर 2023 को। वहीं 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत पर लागू हो गया। वहीं अगर हम बात करें सेक्शन 1 में हमने पढ़ा था सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 6 तक के क्लॉजों को, जिसमें जो हमारा सेक्शन 1 का पहला क्लॉज बात करता है वो संक्षिप्त नाम के बारे में बात करता है, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 है। वहीं क्लॉज 2 बात करता है कि कब लागू होगा, तो केंद्र सरकार आधिकारिक रूप से जब अधिसूचना जारी करेगा उस दिन से लागू माना जाएगा। वहीं सेक्शन 1 का 3 बताता है हमें टेरिटोरियल्स के बारे में, मतलब भारत के भीतर जो भी अपराध किए जाएंगे वो वैसे ही भारत के भीतर दोषी माने जाएंगे। सब क्लॉज 1 का 4th बताता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल्स के बारे में, मतलब भारत के बाहर किए गए किसी भी कृत्य को भारत में किया हुआ ही समझा जाएगा और उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा। वहीं क्लॉज 5 बात करता है कि अपराध पर भी लागू होंगे, मतलब किस किस अपराध पर लागू होंगे, तो ये जिस भी अगर भारत का कोई जहाज विमान है उस पर लागू होंगे, भले ही वो भारत के बाहर हो। यदि कोई कंप्यूटर जो भारत में है और बाहर रहते हुए अगर उसको यूज किया जाता है तो भी उस पर लागू होंगे। ठीक है। वहीं अगर 6 क्लॉज की बात करें तो प्रावधान को प्रभावी नहीं करेगा, मतलब किस किस पर ये लागू नहीं हो, ये स्थानीय कानून पर, विशेष कानून पर, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, इन तीनों पर ये लागू नहीं होगा। वहीं सेक्शन 2 जो हमारा डेफिनेशंस के बारे में बात करता है, जिसमें हमने 1 से लेके 7 तक के डेफिनेशंस को देखा था, जिसमें हमारी पहली डेफिनेशन जो है 2 का 1 वो बात करती है एक्ट के बारे में। एक्ट के बारे में बात करती है जिसमें बताया गया है कि एक्ट क्या होगा, कार्यों की श्रृंखला के साथ साथ एकल कार्य भी, अगर कोई एक कार्य किया जाता है या कार्यों की बहुत सारी श्रृंखला, वो सब क्या कहलाएंगे, एक्ट यानी कार्य कहलाएंगे। वहीं जो 2 बात करता है वो एनिमल्स यानी पशु के बारे में बात करता है, जो कि बताता है मनुष्य के अलावा किसी भी जीवित प्राणी को क्या माना जाएगा, एनिमल्स माना जाएगा। वहीं 3 बात करता है चाइल्ड के बारे में। चाइल्ड यानी 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को हम क्या समझेंगे, चाइल्ड समझेंगे। वहीं काउंटरफीट के बारे में बताया गया है। 4th में किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के समान धोखा देने के लिए अगर हम बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, काउंटरफीट कहलाएगा। वहीं 5 बात करता है कोर्ट यानी न्यायालय के बारे में, तो न्यायाधीश या न्यायाधीशों का निकाय न्यायिक रूप से कार्य कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, कोर्ट कहलाएगा। वहीं 6 बात करता है डेथ यानी मृत्यु के बारे में, जिसमें बताया गया किसी भी मनुष्य की मृत्यु से जब तक कि इसके विपरीत स्पष्ट ना कर दिया गया हो तब तक क्या समझा जाएगा कि एक मानव की मृत्यु के बारे में बात की जा रही है। वहीं 7 बात करता है डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी के बारे में, जिसमें बताया गया है कि अनुचित लाभ पहुंचाना या अनुचित हानि पहुंचाने के इरादे से कोई भी कार्य करना क्या कहलाएगा, आपका डिसऑनेस्टी कहलाएगा। वहीं इसमें हमने 2 केस भी पढ़े थे। पहला केस जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि कपटपूर्ण और बेईमानी में जो अंतर बताया गया वो किसमें बताया गया, तो वो बताया गया आपका डॉक्टर बिमला वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में। वहीं हमने दूसरा पढ़ा था कि बेईमानी में 2 तत्व होते हैं, दोनों तत्वों में से किसी एक तत्व का भी अगर अस्तित्व है तो वो बेईमानी मानी जाएगी। ये हमने पढ़ा था काय में, तुलसी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। बीएनएस की धारा 2(8) में क्या परिभाषित किया गया है, ए न्यायालय, बी बेईमानी, सी मृत्यु,
या डी दस्तावेज को। सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे अपने सेक्शनों का, जिसमें 2.1 में हमारा क्या बताया गया है, तो 2.1 में हमारा एक्ट बताया गया है। 2.2 में हमारा क्या बताया गया है, तो 2.2 में हमारा एनिमल्स को बताया गया है। वहीं 2.3 में किससे बताया गया है, तो 2.3 में हमारा चाइल्ड को बताया गया है। 2.4 में किसको बताया गया है, तो 2.4 में काउंटरफीट को बताया गया है। 2.5 में किससे बताया गया है, तो 2.5 पे हमारा कोड को बताया गया है। 2.6 में किससे बताया गया है, तो 2.6 में हमारा डेथ को बताया गया है। 2.7 में किससे बताया गया है, तो 2.7 में हमारा डिसऑनेस्टी को बताया गया है। ठीक, अब हमसे यहाँ पे पूछा है 2.8 में किससे बताया गया है, तो न्यायालय तो हमने देख लिया कि किस में है, 2.5 में है। ठीक है, ये 5 में हमने देख लिया। बेईमानी हमने किस में देख ली, 7 में देख ली। मृत्यु हमने किस में देख ली, 6 में देख ली। ठीक है ना। अब हमारे पास बचा क्या, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट। तो डी हमारा 2.8 में आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता की धारा 2.8, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, 2.8 की बात की जा रही है। 2.8 में दस्तावेज डॉक्यूमेंट से क्या अभिप्राय है। ए, केवल लिखित दस्तावेज, केवल सरकारी रिकॉर्ड, किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के माध्यम से व्यक्त या वर्णित कोई भी विषय जिसका उपयोग प्रमाण के रूप में किया जा सके, या केवल डिजिटल फाइल। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट्स जो कि काय में है आपका 2.8 में परिभाषित है बीएनएस की धारा में, वो से क्या तात्पर्य है। तो क्या केवल लिखित कागज ही आपका डॉक्यूमेंट कहलाएगा, तो नहीं। केवल सरकारी रिकॉर्ड ही आपका डॉक्यूमेंट कहलाएगा, नहीं। केवल डिजिटल फाइल ही आपकी कहलाएगी, तो नहीं। यहाँ पे आपकी जो बीएनएस में डेफिनेशन दी गई है वो दी गई कि किसी भी पदार्थ पर, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो, उस पर अक्षरों से अगर आप कुछ लिखते हो, अंकों से कुछ आप लिखते हो, या चिन्ह बनाते हो कोई भी, उसके माध्यम से कोई भी चीज़, चाहे आप अंकों से, अक्षरों से या चिन्ह बनाकर किसी भी रूप में कुछ व्यक्त करते हो, कुछ बताते हो या कुछ वर्णित करते हो कोई भी विषय के संबंध में, जिसका उपयोग आप क्या कर सकते हो, प्रमाण के रूप में, सबूत के रूप में कर सकते हो फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाएंगी, डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज कहलाएंगी। यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। स्टेम बीएनएस की धारा 2.8 के अनुसार निम्न में से दस्तावेज डॉक्यूमेंट कौन सा है। अब हमने अभी ये तो देख लिया कि दस्तावेज क्या होते हैं। अब अगर हमारे पास दस्तावेज के नाम आए तो हमें उन्हें पहचानना भी आना चाहिए। तो बैंकर पे दिया गया लेख यानी राइटिंग्स ऑफ अ बैंकर्ड, बी मुख्तियारनामा जिसे हम पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं, सी मानचित्र या रेखांकन मैप और प्लेन, या उपरोक्त सभी। तो उसने हमसे क्या बोला था कि किसी भी अक्षरों में, किसी भी अंकों में या किसी भी चिन्ह में कोई भी चीज़ अगर व्यक्त की जाती है या वर्णित की जाती है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में सबूत के रूप में पेश कर सकते हैं, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट कहलाएगा। तो हमारे यहाँ पे बेयर एक्ट में हमें क्लियर्स बताए गए हैं कि जो हमारा बैंकर्स पर दिया गया लेख होता है, मतलब राइटिंग ऑन बैंक कार्ड, ये हमारा डॉक्यूमेंट है। मुख्तियारनामा यानी पावर ऑफ अटर्नी भी हमारी क्या है, दस्तावेज है। मानचित्र या रेखांकन भी हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट है। यानी ये तीनों ही हमारे क्या हैं, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑल ऑफ दी अबव हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट है, एक मानचित्र या रेखांकन जिसका उपयोग करने का आशय है या जो सबूत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्या कहलाएगा, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख या अनुबंध।
तो हमने को यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पकड़ना है, क्या, जो सबूत के रूप में उपयोग किया जा सके। ठीक है, तो हमने जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशंस पढ़ी है उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो सबूत के रूप में पेश किया जा सके, वो एक मानचित्र या लेखांकन भी हो सकता है जिसमें क्या हो, सिर्फ चिन्ह बने हों, जिसका उपयोग करने का आशय मेन किसकी बात की जा रही है, आशय की, इंटेंशन की, जो क्या है, सबूत के रूप में उपयोग करने के लिए है। इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट कहलाएगा, जो कि आपकी किस में है, धारा 2(8) में बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है निर्देश या अनुदेश युक्त लेखन, राइटिंग्स कंटेनिंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस, एक लिखित कथन, साक्ष्य है, दस्तावेज है, अभिलेख है, अनुबंध है। अगेन यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि निर्देश या अनुदेश युक्त, ठीक है, निर्देश या अनुदेश युक्त लेखन मतलब एक डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन बताता हुआ हमारे पास क्या है, एक लिखित कथन है। वो लिखित कथन क्या हो सकता है, तो वो लिखित कथन हमारा क्या होगा, दस्तावेज होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है, का अपने आदेश के अनुसार दे विनिमय पत्र के पीछे अपना नाम लिखता है। व्यापारिक उपयोग के अनुसार समर्थन का अर्थ यह है कि बिल का भुगतान धारक को किया जाना है। ये साक्ष्य है, ये दस्तावेज है, ये अभिलेख है या ये अनुबंध है। तो सबसे पहले हम इससे समझते हैं। उसने बोला है कि का अपने आदेश के अनुसार, यानी का ने एक आदेश दिया, उस आदेश के अनुसार जो दे विनिमय पत्र है, ठीक है, क्या है आपका विनिमय पत्र है, जो क्या है, दे है। इस विनिमय पत्र के पीछे क्या लिखा है, उसने अपना नाम लिखा है। ठीक है, इस विनिमय पत्र के पीछे उसने अपना क्या लिखा है, नाम लिखा है। व्यापारिक उपयोग के अनुसार अगर हम इसे व्यापार यानी बिजनेस में उपयोग करें तो समर्थन का अर्थ यह है कि बिल का भुगतान धारक को किया जाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति का नाम इसमें लिखा गया है उसको क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। तो ये क्या है, एक रिटर्न लेख है और साथ ही साथ आपका क्या है, सबूत भी है कि ये जो विनिमय पत्र है वो का के द्वारा लिखा गया है और इसे प्रदान करने के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है कि ये भी क्या है, विनिमय पत्र एक दस्तावेज है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी अनुबंध की शर्तों को व्यक्त करने वाला एक लेख जिसे अनुबंध के साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा अनुबंध क्या है। मौखिक अनुबंध है, दस्तावेज है, साक्ष्य है या वचन है। तो अकेले हम देखते हैं कि किसी अनुबंध मतलब यहाँ पे क्या किए जा रही है, एक कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है जिसमें कुछ शर्तें लिखी गई हैं और उन शर्तों को क्या किया गया है, साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है जिसको भविष्य में क्या किया जा सकता है, साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। तो इसी पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि अगर उसे साक्ष्य के रूप में एविडेंस के रूप में क्या कर सकते हो आप, इस्तेमाल कर सकते हो, तो वह आपका क्या है, डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट बीएनएस की धारा 2(9) में क्या परिभाषित किया गया है। ए न्यायालय, बी बेईमानी, सी कपटपूर्ण या डी दस्तावेज को। तो
हम 2.1 से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2.1 में हमारा क्या दिया हुआ है, तो 2.1 में हमारा एक्ट दिया गया है। 2.2 में हमारा क्या दिया हुआ है, 2.2 में हमारा एनिमल्स दिया गया है। 2.3 में हमारा क्या दिया गया है, तो 2.3 में हमारा चाइल्ड दिया गया है। 2.4 में हमारा क्या दिया गया है, तो 2.4 में हमारा काउंटरफीट दिया गया है। 2.5 में कोट दिया गया है। 2.6 में हमारा क्या दिया गया है, डेथ दिया गया है। 2.7 में हमारा क्या दिया गया है, 2.7 में हमारा दिया गया है डिसऑनेस्टी। 2.8 में हमारा दिया हुआ है डॉक्यूमेंट। 2.8 वहीं अब हमसे पूछा गया है किसके बारे में बात की जा रही है, 2.9 के बारे में बात की जा रही है। तो हम 2.9 में हमारा क्या आ जाएगा, तो 2 हमारा डी के बाद ई वाला हमारा कोई भी नहीं दिया गया है, डायरेक्ट हम आते हैं एफ पे। तो हमारा क्या दिया गया है, फ्रॉडुलेंट दिया गया है, क्योंकि कोर्ट हमारा 2.5 में दिया गया है, डिसऑनेस्टी 2.7 में दिया गया है और दस्तावेज हमारा काय में दिया गया है, 2.8 में दिया गया है। तो कपटपूर्ण हमारा काय में आ गया, 2.9 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। धारा 2.9 के अनुसार कपटपूर्ण यानी फ्रॉडुलेंटली से क्या अभिप्राय है, ए ईमानदारी से कार्य करना, बी बिना इरादे के कार्य करना, किसी को धोखा देने के इरादे से कार्य करना या गलती से कार्य करना। तो यहाँ पे पूरा गया है कपटपूर्ण यानी फ्रॉडुलेंट्स की बात की जा रही है। इसी में हमारा क्या है, आंसर है कपट। कपट मतलब धोखा, कपट मतलब क्या होता है, धोखा। यानी अगर आप किसी को क्या कर रहे हो, धोखा देने के आशय से कोई कार्य कर रहे हो, तो वो क्या है, आपका कपटपूर्वक यानी फ्रॉडुलेंटली किया गया कार्य है। तो ईमानदारी से कार्य नहीं है, बिना इरादे के कार्य भी नहीं है, गलती से कार्य भी नहीं है। क्या है, किसी को धोखा देने के इरादे से कार्य करना, मतलब एक्टिंग विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड, मतलब आपका इंटेंशंस क्या होना चाहिए, यहाँ पे किसी को धोखा देना होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, कपटपूर्ण कार्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। का बीएनएस की धारा 2.10 में क्या परिभाषित किया गया है, ए न्यायालय, बी बेईमानी, सी कपटपूर्ण, डी लिंक। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अब तक तो आप सभी को पूरे यहाँ तक के जो सेक्शंस हैं वो याद हो गए होंगे कि 2.1 में आपका क्या दिया गया है, एक्ट। 2.2 में आपका क्या दिया गया है, एनिमल यानी पशु। 2.3 में आपका क्या दिया गया है, चाइल्ड यानी बालक, जो कि आपका क्या होगा, 18 वर्ष से कम का होगा। वहीं 2.4 में आपका क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है काउंटरफीट। 2.5 में आपका क्या दिया गया है, तो 2.5 में आपका दिया गया है कोर्ट। 2.6 में आपका दिया गया है डेथ। 2.7 में आपका दिया गया है बेईमानी यानी डिसऑनेस्टी। 2.8 में आपका क्या दिया गया है, डॉक्यूमेंट। 2.9 में आपका क्या दिया गया है, फ्रॉडुलेंट। 2.10 में आपका क्या दिया गया है, तो न्यायालय 5 में हो गया, बेईमानी 7 में हो गया, कपटपूर्वक फ्रॉडुलेंट आपका 2.9 में हो गया। तो 2.10 में है आपका लिंग यानी जेंडर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसकी धारा 2.10 के अनुसार लिंग जेंडर से क्या अभिप्राय है, केवल पुरुष से, केवल स्त्री से, केवल पुरुष और स्त्री से, स्त्री पुरुष उभय लिंग मतलब ट्रांसजेंडर से है।
तो यहाँ पे बीएनएस की जो धारा है 210 इसके अनुसार लिंग क्या है? तो लिंग जैसा कि हमें पता है कि आईपीसी में जो लिंग यानी जेंडर बताया गया था उसमें क्या बताया गया था? केवल पुरुष और स्त्री की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे एक नया जोड़ा गया है, वो है आपका उभयलिंगिंग यानी ट्रांसजेंडर को भी यहाँ पे क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि बीएनएस में किससे नया जोड़ा गया है, तो इससे नया जोड़ा गया है ये वर्ड धारा 210 में। तो यहाँ पे जो लिंग से अभिप्राय हो जाता है वो हो जाता है स्त्री पुरुष तथा उभयलिंगिंग से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। धारा 210 के स्पष्टीकरण के अनुसार उभयलिंग यानी ट्रांसजेंडर से क्या अभिप्राय है? नेक्स्ट है धारा 210 के स्पष्टीकरण के अनुसार उभयलिंग यानी ट्रांसजेंडर से क्या अभिप्राय है? ए केवल पुरुष, बी केवल स्त्री, सी वही अर्थ होगा जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के खंड टा में दिया गया है, स्त्री पुरुष तथा उभयलिंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया धारा 210 में एक स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन हमको दिया गया है। उस एक्सप्लेनेशन में जो हमारा ये नया वर्ड जोड़ा क्या है? उभयलिंगी ट्रांसजेंडर। इसको बताया गया है कि ये क्या है, इसका क्या अभिप्राय होगा और इसमें कौन लोग शामिल होंगे। तो इसमें बताया गया है क्या केवल पुरुष? नहीं। स्त्री? ये भी नहीं बताया गया। स्त्री पुरुष तथा उभयलिंगी ये तीनों तो शामिल होंगे, ये हमें बताया गया, लेकिन इसमें हमसे पूछा गया कि उभयलिंगी से क्या अभिप्राय होगा। तो वही अर्थ होगा जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के खंड टा में दिया गया है। तो उभयलिंगी व्यक्ति अधिनियम 2019 की जो धारा 2T है उसमें जो बताया गया होगा उभयलिंगी का अर्थ, वही यहाँ पे इसका अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? सही हो जाता है।